हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का साइंस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें हम इसके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं 25 क्वेश्चंस करके। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 101, क्योंकि 100 तक हमारे 51 से 100 तक हमारे मैथ्स के थे, तो अब 101 से 150 तक होंगे हमारे साइंस के। क्वेश्चन 101, भार की एसआई इकाई क्या है? भार का मीन क्या होगा? इसमें हमारा इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इसको वेट। अब एसआई इकाई क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट। एसआई हमारी यूनिट होती है जो हमारी इंटरनेशनल यूनिट मानी जाती है। तो एसआई यूनिट हर एक क्वांटिटी की एक अलग अलग होती है जिसको वही माना जाएगा। तो इसमें बताना है कि वेट की हमारी क्या होगी। अब ऑप्शन में है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो इसमें से हमें बतानी है कि भार की क्या होगी। तो हमें पता है कि वेट की क्या होती है एसआई यूनिट, न्यूटन। अब हम और ऑप्शंस के अगर हम थ्रू देखें तो हमें पता है किलोग्राम किसकी होती है? द्रव्यमान की, मीन्स एम की, और ये होगी उसकी एसआई यूनिट। ग्राम होगी सीजीएस जो प्रणाली होती है हमारी, उसमें होगी ये मास की यूनिट। डाइन होगी हमारी ये फोर्स की, लेकिन ये जो डाइन होती है ये सीजीएस प्रणाली में होती है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो नहीं होती डाइन। तो हमारी एसआई यूनिट जो हो जाएगी भार की, वो क्या होगी? न्यूटन। क्वेश्चन 102, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? मीन्स जो हम वर्क करते हैं उसकी दर। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा किसी चीज़ की दर, तो मीन्स उसको डिवाइड कर देते हैं हमेशा टाइम से। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण, तो वर्क या एनर्जी कुछ भी बोल सकते हैं। वर्क या एनर्जी की जो दर होती है, मीन्स अगर हम वर्क या एनर्जी का टाइम से डिवाइड कर देंगे तो जो हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? तो हमें पता है कि पावर मीन्स शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कार्य बटे समय। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें? शक्ति। और इसको डिनोट किससे करेंगे? पी से। और जो इसका मात्रक होगा मीन्स जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? वाट। अब नेक्स्ट है कृतकार्य। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्य करने की दर है, ये भी कट हो जाएगा। आवेग, आवेग को हम बोलते हैं इम्पल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। अगर हमसे फोर्स में टाइम की मल्टीप्लाई पूछी जाती तो आवेग हो जाता, लेकिन यह डिवाइड पूछा गया है तो हमारा आएगा यहाँ पर शक्ति। और बल हमें पता है ये फोर्स, मीन्स एम ए, द्रव्यमान इनटू त्वरण। क्वेश्चन 103, यदि एक साधारण लोलक मीन्स पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? मीन्स एक सिंपल पेंडुलम हमें दिया हुआ है, जैसे हम बनाते थे कि ये जो पेंडुलम होगा ये इधर जाएगा और इधर जाएगा इस टाइप का, या वॉच में जो होता है उसको भी बोल सकते हैं। अगर हम इस पेंडुलम की जो लंबाई है उसको बढ़ा दें तो इसका आवर्तकाल मीन्स जो इसका टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? तो हमें पता है कि जो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल्स टू होता है 2π√L/g। तो यहाँ पर 2π कांस्टेंट हो गया, g भी कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं या फिर। तो हमारा क्या हो जाएगा? l ही केवल कांस्टेंट नहीं है। अगर हम अब इसको देखते हैं कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है t के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा ऐसे देखेंगे, जैसे t ऊपर है तो l भी ऊपर है, तो मीन्स अगर हमारा l इंक्रीज़ होगा तो t भी इंक्रीज़ होगा, और l डिक्रीज़ होगा तो टी भी डिक्रीज़ होगा। अगर ये अपोजिट में होता मीन्स एल हमारा नीचे आ रहा होता, रेसिप्रोकल में होता, तो अपोजिट हो जाता। अब हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। क्वेश्चन 104, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? मीन्स हमें बताना है कि ह्यूमन बॉडी का जो है नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या होगा? अब हम देखते हैं कि किस में हमें बताना है। ये बताना है हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हमें पता है कि अगर हमसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता तो क्या होता हमारा 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम फ़ारेनहाइट में कहते हैं तो फ़ारेनहाइट में हमारा क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। इसमें हमें बताना है कि साउंड जो है वो किस में नहीं चल सकती है। तो द्रव में, ठोस में, हवा में, निर्वात में। हमें पता है कि ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। तो द्रव भी एक मीडियम माध्यम हो गया,
ठोस भी और हवा भी, लेकिन जो निर्वात होता है उसमें कुछ नहीं होता, मीन्स जहाँ पर हमारी एयर भी नहीं हो, बिल्कुल खाली, तो ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 106, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। इसमें यह है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो हमें पता है क्या रे होती है हमारी वाइट कलर की, तो उसको बताना है, हमें पता है कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में, मीन्स विव क्योर जो होता है। तो इसमें बताना है कि कौन उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या विकिरण। तो हमें पता है कि एक प्रिज्म लगा देंगे अगर हम, तो वो जो है वो वाइट लाइट को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसमें हमसे यही पूछा गया कि क्या कौन जो है वो डिवाइड कर देता है, तो हमारा आंसर आएगा प्रिज्म। अपवर्तन में तो सिर्फ ये होगा कि कोई रे जा रही है और वो अपवर्तित हो जाएगी, परावर्तन में परावर्तित हो जाएगी, और विकिरण में मीन्स उसको वो फैल जाएगी। लेकिन जो 7 रंगों में डिवाइड होगी वो किसकी वजह से होगी, प्रिज्म की वजह से। 107, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मीन्स एक सघन माध्यम से, मीन्स डेंस से रेयर में अगर जाएगी, तो बताना है कि वो किसकी साइड झुकेगी, अविलंब की ओर और कम गति, अविलंब से दूर और कम गति, अविलंब की ओर और तीव्र गति, अविलंब से दूर और तीव्र गति। अब इसमें हमें बताना होगा, तो पहले तो हमें ये देखना है कि वो अविलंब की ओर, जैसे अब यहाँ से जा रही है, ये हमने कोई लगा दिया, अब ये अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर आएगी, पहले तो इनमें से देखना होगा। तो जब भी वो सघन से विरल में जा रही है, मीन्स डेंस से रेयर में जा रही है, तो वो क्या करेगी, हमेशा अविलंब से दूर जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए कट हो गया और ऑप्शन सी कट हो गया। अब बचा बी या डी। इसके बाद देखना इसकी गति जो है तीव्र होगी या कम होगी, तो इसकी गति कैसी होगी, तीव्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर जाएगी और वो बहुत ही तेज गति से जाएगी, क्योंकि पहले तो डेंस था और बाद में रेयर हो गया है। और जब उल्टा होगा, जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर और कम गति, तब हमारा आंसर होता ऑप्शन ए। 108, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। इसमें हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट का विभवांतर, मीन्स वोल्टेज वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम, तो कूलाम किसकी होती है यूनिट, चार्ज दे भी रखा है Q, इसको डिनोट करेंगे Q से और इसको डिनोट करेंगे V से। तो बताना है कितना कार्य करना पड़ता है, तो हमें पता है कार्य बराबर होता है वोल्टेज इंटू चार्ज। तो W इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 10 इंटू चार्ज कितना है 5, तो हमारा कितना हो गया 50। अब 50 तो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें हमें इसकी यूनिट भी देखनी है कि क्या होगी। तो कार्य की क्या यूनिट होती है, हमेशा जूल। तो हमारे दो सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी 50 जूल, क्योंकि जो एम्पियर होती है वो धारा की होती है, कूलाम जो है वो चार्ज की होती है और वी जो है वो वोल्टेज की होती है। क्वेश्चन 109, यदि कॉइल का प्रतिरोध, अगर कोई कॉइल है उसका प्रतिरोध मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 750 ओम, और 220 वोल्ट स्रोत से एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है 220, तो हमें धारा मीन्स आई हमें निकालनी है कि क्या होगी। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर हमें V पता है, R पता है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V से R का डिवाइड कर देंगे, तो V क्या है 220 बटे 750। इसको जब हम 22 को 75 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.29 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 0.29 एम्पियर, क्योंकि धारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम ए से डिनोट करते हैं मीन्स एम्पियर से। क्वेश्चन 110, उद्योगों तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है। इसमें बताना है हमें कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं या कॉमर्शियल में जो यूज़ होती है ऊर्जा, जितनी भी एनर्जी यूज़ होगी उसको किस यूनिट से दर्शाया जाता है, क्योंकि हमें नॉर्मली ऊर्जा की यूनिट पता है कि वो कितनी होती है जूल, लेकिन हमें बताना है कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होगी उसमें किससे शो करते हैं। तो उसमें हम किससे शो करते हैं, बड़ी जो इकाई होती है ऊर्जा की वो होती है किलोवाट घंटा, तो इसे शो करेंगे किलोवाट घंटा से। वाट तो हमारा शक्ति का मात्रक होता है वैसे भी, और शक्ति किसी चीज़ का मात्रक होता नहीं है, और जूल जो है वो एक एसआई यूनिट है इसकी, तो जो बड़ा मात्रक है वो क्या होगा किलोवाट घंटा। और इससे हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू
10 की पावर 6 जूल। ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 111 प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें बताना है कि जो बल्ब होता है उसमें हम किस चीज़ का फिलामेंट जो बनता है कौन सी मेटल का यूज़ होता है। तो ये हमेशा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो हमेशा टंगस्टन का बनता है। अब वो टंगस्टन का बनता क्यों है, क्योंकि जो इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है और जो उसका प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत हाई होता है। तो जिससे कि ये इजीली जो है मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया अगर हमारा बल्ब, तो अगर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा तो वो जल्दी ही पिघल जाएगा। तो जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो अगर बहुत गर्म भी बल्ब हो गया तो वो ईजिली पिघलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, इसीलिए इसमें टंगस्टन यूज़ किया जाता है। 112 भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। तो इसमें बताना है कि जो परमाणु उपकरण का परीक्षण हुआ था वो सबसे पहले इंडिया ने कहाँ किया था। तो सबसे पहले जो किया था वो कहाँ किया था, पोखरण में। पोखरण ये कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर इसका सबसे पहले परीक्षण किया गया था। और जो इस परीक्षण का नेम था वो क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण का नेम भी याद रखेंगे हम कि क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। 113 जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं ना डायरेक्शंस पता करने के लिए, तो उसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है, क्या होगी, ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब हमें ये पता चल गया कि हम जीपीएस का यूज़ किसके लिए करते हैं, स्थान देखने के लिए ना, पोजीशन की, डायरेक्शन किधर है किधर नहीं। तो पता चल गया कि उससे क्या देखा जाएगा, पोजीशन। तो हमें ऑप्शन से ही डायरेक्ट पता चल जाएगा एलिमिनेट करके कि हमें अगर नहीं पता है तो हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये हो जाएगी जीपीएस की फुल फॉर्म। 140 निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो मीन्स जो केमिकल चेंज होगा, हमेशा हमें नहीं को ध्यान में रखना है, इसमें नहीं पूछा गया है। फर्स्ट है ठोसों का द्रव में पिघलना। अगर हम किसी ठोस को द्रव में पिघलाएंगे तो उसको दोबारा द्रव से ठोस में भी चेंज कर सकते हैं। फिर है गैसों का द्रवों में द्रवीकरण। गैस को द्रव में चेंज करेंगे अगर हम तो दोबारा उसको द्रव से गैस में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन ऐसे होगा कि जैसे दूध से दही का बनना या फिर एल्कोहल का बनना, तो उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारी दही बन गई तो उसको फिर से हम दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंज। तो इसमें यही पूछा गया है, जो नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और डी वाला है द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो द्रव से गैस में अगर हम चेंज कर सकते हैं तो गैस से द्रव में भी चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन 115 कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। इसमें हमें बताना है कि जो CO2 होती है उसके 1 मोल में कितने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम या कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु या कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 परमाणु। अब जब भी हमसे किसी का 1 मोल पूछा जाएगा तो 1 मोल में हमेशा क्या होते हैं, उसका आवोगाड्रो नंबर को हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 × 10⁻23। अब हमें ये तो 2 ऑप्शन में दिख गया, तो A भी कट हो गया, B भी कट हो गया, B या C। अब हमें देखना है कि अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। तो जो आवोगाड्रो नंबर के हमेशा होंगे इसके आगे, इसके कितने होंगे, हमारे अणु मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु। 116 CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें बताना है कि सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। तो जब हमें सापेक्ष द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, C का द्रव्यमान संख्या प्लस O का द्रव्यमान संख्या। तो C की जो द्रव्यमान संख्या है मीन्स मास नंबर कितना होता है 12 और O का कितना होता है हमारा 16। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। तो CO का सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा 28। क्वेश्चन 117 परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें बताना है हमें कि जो हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। N
ZAX। तो N से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूट्रॉन को। Z से हम करते हैं एटॉमिक नंबर को। A से किसको करते हैं? मास नंबर को। और X से जैसे कोई भी एलिमेंट हमारा हो सकता है, तो इस टाइप से लिखेंगे हम। जैसे एलिमेंट हो गया कोई भी, उसका एटॉमिक नंबर Z नीचे लिखा जाएगा, मास नंबर A ऊपर लिखा जाएगा, और न्यूट्रॉन हो जाएगा इसमें A-Z। तो हमसे यहाँ पूछा गया है परमाणु क्रमांक को, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा Z। 118 खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। इसमें बताना है कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो फूड सब्सटेंस होंगे, उनमें जब स्मेल आने लगती है तो उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? जब वसा और तेल का क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस, शोधन, ऑक्सीकरण या अवकरण। तो जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो उसमें स्मेल आने लगती है, जिसको हम ये भी बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन। तो रेंसिडेशन हो जाना कि किसी भी फूड मटेरियल का। तो ये एक ऑक्सीडेशन जो होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है कि जैसे ख़राब हो गया तो वो दोबारा उसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल चेंज नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। 119 एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, तो ब्लू को किस में चेंज कर रहा है? रेड में। तो उसका बताना है पीएच क्या होगा। तो पहले हमें देखना होगा कि अम्ल जो होता है एसिड करता है ब्लू से रेड में, या फिर बेस मीन्स क्षार करता है। तो ब्लू से रेड में कौन चेंज करता है? अम्ल, एसिड। तो एसिड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? हमेशा लेस देन 7, मीन्स 7 से हमेशा छोटी होगी। तो इसमें ऑप्शन में देखें 9, तो ये भी बेस हो गया, 8 भी बेस हो गया, 7 हो गया न्यूट्रल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन 120 निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान मीन्स कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? इसमें बताना है इनमें से कौन सी गैस का जो है ऊर्जा मान मीन्स जो उसकी एनर्जी वैल्यू होगी, कैलोरी वैल्यू, वो सबसे ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस मीन्स नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या मीथेन CH4। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मान होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस का। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी गैस मानी जाती है वो हाइड्रोजन गैस मानी जाती है व्हीकल्स वगैरह के लिए। 121 इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? इसमें बताना है कौन सी हमारी नोबल गैस नहीं है। तो आप पता होगा कि नोबल गैस कौन से होते हैं? जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सबसे कॉर्नर वाले, वो हमारे होते हैं नोबल गैस, जिसको हम आदर्श गैस भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडोन, ये सब। तो हमारा जो आंसर है हीलियम भी होगा, आर्गन भी होगी नोबल गैस, नियोन भी होगी, लेकिन जो ब्रोमीन है वो नोबल गैस नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। और जो नोबल गैस होंगी, जो उनका ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, जैसे 288 होगा या 28 जो भी है, लेकिन जो उनका ऑक्टेट होगा वो हमेशा कंप्लीट होगा, इसीलिए केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्वेश्चन 122 दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है क्यों? जो दूध वाला होता है, वो जो भी हमारा ताज़ा दूध होता है उसमें वो बेकिंग सोडा क्यों मिला देता है? तो बेकिंग सोडा का पहले तो हमें फॉर्मूला देखना होगा। बेकिंग सोडा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3। सो बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या NaSCO3 भी बोल सकते हैं। और बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा या खाने वाला सोडा ये भी बोलते हैं। इसको किसी भी नेम से पूछा जा सकता है, तो हमें इसके नेम याद रखने हैं। अब क्यों मिलाते हैं? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, मीन्स उसमें एसिडिफिकेशन उसका ना हो मिल्क का, या उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए, या उसमें क्रीम ज़्यादा आए, या फिर उसका गाढ़ापन में सुधार करने के लिए। तो हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं। क्या होता है कि जो दूध का जो अम्लीकरण ना हो, इसी वजह से उसमें, क्योंकि ये एसिडिटी उसमें ना बने, इस वजह से उसमें क्या ऐड कर देते हैं? बेस, ताकि वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो होगा बेस। तो इसीलिए दूध का अम्लीकरण को रोकने के लिए इसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं। क्वेश्चन 123 स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है? ये बताना है कि जो स्टेनलेस स्टील होती है वो जंगरोधी क्यों होती है, मीन्स उसमें जंग क्यों नहीं लगती है। अब पहले हमें इसमें देखना होगा कि क्या क्या होता है, कार्बन, वैनेडियम, सल्फर या क्रोमियम। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें क्या क्या होता है? एक तो क्रोमियम होता है, एक निकेल होता है, और एक कार्बन होता है। तो इनमें से अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा कार्बन भी है ऑप्शन में, सल्फर कट हो गया, वैनेडियम कट हो गया। एक तो कार्बन है और एक क्रोमियम है।
और इसमें अब रीज़न पूछा गया जंग रोधी किसकी वजह से होती है, तो वो होती है क्रोमियम की वजह से, क्योंकि इनकी अलग अलग परसेंटेज भी होती है। तो ज़्यादा परसेंटेज में जो होता है इसमें क्रोमियम होता है, कार्बन होता है बहुत कम परसेंटेज में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमियम। और स्टेनलेस स्टील का दूसरा नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, वो क्या होगा, बेदाग इस्पात। मीन्स जिसपे कोई भी दाग ना हो, बेदाग इस्पात को भी बोलेंगे स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन 124, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें बताना है किसका यूज़ किया जाता है पेट्रोल के साथ फ्यूल के रूप में। तो बेंजीन, ब्यूटेन, एथेनॉल, एल्कोहल। तो इस पेट्रोल के साथ हमने ये पता है कि फ्यूल में क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल। इसको हम, ये एक ही टाइप का एल्कोहल भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। इसका यूज जो है पेट्रोल के साथ इसको मिलाकर फ्यूल की टाइप में यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। इसमें हमें बताना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो एक तो होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे कौन से आते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन में क्या होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये नहीं होगा। एल्केन इसमें होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, तो हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ऐसी एल्कीन। एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होगा और समाई इनमें से, इन तीन में से ही होता है, ये होगा ही नहीं हमारा ऑप्शन ये, क्योंकि आइसोमर होता है, ये अलग ही है। और एल्केन का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। CnH2n+2, एन की जगह हम यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे हमने 1 रखा तो CH4 बन जाएगा मिथेन, फिर ऐसे ही 2 रखेंगे तो C2H8 इथेन बन जाएगा इस टाइप से। तो जो संतृप्त होंगे वो एल्केन होंगे। नेक्स्ट, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। इसमें हमें बताना है कि जो हीमेटोलॉजी है उसका जो स्टडी होती है, हीमेटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, पौधों की प्रजनन प्रणाली की, रक्त की, जानवरों के खान पान की आदत की, या हड्डियों की। तो जो हीमेटोलॉजी, तो हीम जहाँ भी हमारा ये हीम करके आता है वर्ड, या जैसे हमारा हीमोग्लोबिन, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो किससे रिलेटेड है, ब्लड से। तो हीमोग्लोबिन से ही ये बनी हुई है हीमेटोलॉजी। तो मीन्स ये किससे रिलेटेड स्टडी है, ब्लड की स्टडी। और हड्डियों की स्टडी को बोलते हैं हम ऑर्थोलॉजी। क्वेश्चन 127, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश कौन सा ऊतक बनता है। हमें बताना है कि जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे और जो हमारे आंतरिक अंग मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में कौन सा ऊतक टिश्यू बनता है, तंत्रिका, मांसल, वसा या एपिथेलियल। तो हमारा कौन सा बनेगा, जब भी हमारा स्किन से रिलेटेड टिश्यू की बात आएगी तो हमेशा हमारा जो बनता है उस टिश्यू का नाम होता है एपिथेलियल। क्योंकि जो तंत्रिका है वो तो तंत्रिका तंत्र, हमारा न्यूरॉन सिस्टम अलग ही होता है, ये मांस अलग है और फैट अलग है। हमसे पूछा गया है यहाँ ऊतक, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, एपिथेलियल ऊतक। नेक्स्ट, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसमें बताना है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, विभोज्यातक ऊतक और सरल स्थायी ऊतक, विभोज्यातक ऊतक या फिर स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक या जटिल स्थायी ऊतक। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ये तो हमें दे ही दिया क्वेश्चन में, कौन कौन से होंगे हमारे, विभोज्यातक ऊतक और स्थायी ऊतक, ये 2 इस टाइप के होंगे। विभोज्यातक ऊतक क्या होंगे, ये तो डिवाइड हो सकते हैं, और जो स्थायी ऊतक हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया और ये इन दोनों टाइप्स के होंगे। 129, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। इसमें बताना है कि जो जैविक विविधता होती है उसका मेन जो स्रोत होता है वो क्या होता है, उत्परिवर्तन, वंशानुक्रम, आकस्मिक विकास या किण्वन प्रक्रिया। तो जो इसका आधारभूत स्रोत होता है वो कहा जाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होगा, जो जीवों में अचानक से परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, वंशानुगत, मीन्स हेरिडिटी से रिलेटेड होने चाहिए। जो अचानक से होंगे उसको बोलेंगे हम उत्परिवर्तन। और ये किसने इसके जैव विकास का जो आधार है उत्परिवर्तन को किसने माना था, हुआंगो डी ब्रिज ने। ये भी पूछ लिया जाता है, हुआंगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को इसका आधारभूत स्रोत माना था। 130, जैस जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। इसमें बताना है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, नेमाटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। तो हमें पता है कि जो सबसे बड़ा समूह है वो कौन सा कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जानवर मिलते हैं, जंतु, वो है ऑर्थोपोडा। तो ये सबसे बड़ा संघ होता है। जो पृथ्वी पर 2/3 पार्ट है प्रजातियों का, मीन्स स्पेसिस का, वो ऑर्थोपोडा ही होता है।
अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे तिलचिट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली, इस टाइप के। 131 भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि जो भोजन की नली होती है उसका संकुचन मीन्स उसका सिकुड़ना और उसका फिर फैलना, उसकी गति को क्या कहा जाएगा? क्रमानुकुंचन, दोलनी, जठर संबंधी या अनुस्थलन। तो उसको क्या कहा जाएगा? क्रमानुकुंचन मीन्स क्रम से एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना। इसके नेम से ही ये डिफाइन हो रहा है कि क्रमशः एक बार फैलेंगे और एक बार सिकुड़ेगा, तो उसको बोला जाएगा क्रमानुकुंचन गति। 132 शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? कि जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है वो कौन से अंग से होता है? दिल से, गुर्दे से, पित्ताशय से या प्लीहा से? तो जो शुद्धिकरण होता है वो किससे होता है? हमारा किडनी, गुर्दे से, क्योंकि दिल से तो केवल वहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होगा, उससे नहीं हो सकता, ना ही पित्ताशय से होगा, ना ही प्लीहा, इसमें तो आरबीसी जो है यहाँ पर ख़त्म होती हैं, और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। तो जो खून का शुद्धिकरण होता है वो किससे होगा? हमारा किडनी से। 133 निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? स्वैच्छिक क्या होंगी? हमारी वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी कौन सी होंगी? जो अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से जिन्हें चला सकते हैं, जिन मांसपेशियों से हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, तो वो कौन सी होंगी? मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना या हाथ से लिखना। अब हमें पता है पेट में भोजन की गति तो वो हमारी मर्जी से नहीं होती, वो अपनी मर्जी से होगी, तो वो स्वैच्छिक नहीं है। हृदय का धड़कना ये भी स्वैच्छिक नहीं है। मेढक का कूदना वो उसका स्वैच्छिक है कि वो जब चाहे तब कूद सकता है। हाथ से लिखना ये भी स्वैच्छिक है कि हम जब चाहें तब हाथ से लिख सकते हैं और जब चाहें तब बंद कर सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा ए और डी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें हमें बताना है कि जो वृषण होता है पुरुष में, उसका कौन सा हार्मोन उससे सेक्रेटेड होता है? टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो उसमें होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। जो वृषण से निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। अब थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, मींस पैनक्रियाज भी बोल सकते हैं या अग्नाशय। और एस्ट्रोजन कहाँ से निकलेगा? जैसे वृषण ये तो मनुष्य पुरुष के लिए हो गया, ऐसी महिलाओं के से जो हार्मोन सीक्रेटेड होता है वो क्या होगा? एस्ट्रोजन। तो पुरुष का आएगा तो टेस्ट्रोजन और महिला का आएगा तो एस्ट्रोजन। 135 मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है। इसमें हमें बताना है कि मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिंब वाहिनी, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी या शुक्र वाहिका। तो इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग से मूत्र और वीर्य दोनों ही निकलेंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। नेक्स्ट है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? गर्भ निरोधक के भी क्वेश्चन ज़्यादातर ज़रूर पूछे जाते हैं कि गर्भाशय में जो कॉपर टी रखी जाती है उस विधि को क्या बोलेंगे? संभोग, गर्भ धारण करना, गर्भ निरोध या निषेचन। तो जो कॉपर टी रखी जाती है वो किसके लिए यूज़ होती है? गर्भ निरोध को, मीन्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा गर्भ निरोध। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? बताना है कि विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमने की विफलता, मीन्स रक्त का थक्का जो वो बंद हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग होनी बंद हो जाएगी, गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, डिंब की अपरिपक्वता या तंत्रिका शोथ। तो विटामिन के की वजह से क्या होता है? जो रक्त का थक्का होता है वो जमना बंद हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह क्या होगा? हमारा डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है? कम इंसुलिन स्राव, मतलब इंसुलिन कम निकलेगा तब, या कम एस्ट्रोजन स्राव, कम थायरॉक्सिन स्राव, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डायबिटीज़ होती है वो हमेशा किससे रिलेटेड होती है? इंसुलिन से। तो जब कम इंसुलिन निकलता है तो हमारी डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ भी कितने टाइप्स की होगी? डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 दोनों ही अलग अलग टाइप की होंगी। नेक्स्ट जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? तो इसमें हमें बताना है मिनीमाता रोग किसकी वजह से होगा? सैल्मोनेला, लेड या सीसा,
मिथाइल मरकरी या परक्लोरेट। तो मिनीमाता जो होता है वो हमेशा मरकरी की कमी से होता है, तो हमारा आ जाएगा मिथाइल मरकरी। अब इसको याद भी रख सकते हैं कि इसमें मैं आ रहा है तो वो मरकरी ही होगा, मतलब ये इस टाइप की हिंट याद रख सकते हैं जिससे कि ये याद रह जाएगा कि मिनीमाता किससे होगा, मरकरी से। नेक्स्ट, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है? तो जब दूध से दही बनाते हैं तो कौन से बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनना भी एक किण्वन प्रक्रिया होती है जो एक केमिकल रिएक्शन होगी, जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं मीन्स या बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से दूध दही में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? इसमें हमें बताना है कि ब्रायोफाइटा में कौन सा आएगा, यूलोथ्रिक्स, रिक्सिया, क्लैडोफोरा या मार्सिलिया। तो जो ब्रायोफाइटा में आता है वो कौन सा आता है, रिक्सिया। और जो ये यूलोथ्रिक्स है और क्लैडोफोरा है ये दोनों किस में आते हैं, हमारे शैवाल वर्ग के अंतर्गत मीन्स एल्गी के अंतर्गत। और जो मार्सिलिया है वो किस में आएगा, टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, रंध्र, बाह्य त्वचा, संवहनी मंडल या आवरण। तो हमें पता है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है जो प्लांट जो मतलब लीफ पे स्टोमेटा होते हैं मीन्स छोटे छोटे जो टिनी पोर्स होते हैं उसकी वजह से होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रंध्र मीन्स स्टोमेटा। नेक्स्ट, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो उसे क्या कहते हैं? ये है कि जब पौधे का जो भाग है वो बढ़ेगा लेकिन लाइट की एब्सेंस में, तो उसको क्या कहा जाएगा? अब ये है हमें पता चल रहा है यहाँ वर्ड क्या दे रखा है, अनुपस्थिति। तो मीन्स ऑप्शन में ऋणात्मक ऋणात्मक है और धनात्मक धनात्मक है, तो अनुपस्थिति है तो धनात्मक तो होगा ही नहीं, ये कट कर दिया। अब हमारे दो ऑप्शन बचे ऋणात्मक। अब क्या है, ये प्रकाश से रिलेटेड है तो हमारा डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा क्या होगा, प्रकाशानुवर्तन। तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। जब कभी हमें एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो तो हम ऑप्शंस के थ्रू अगर उसका मीनिंग निकाल लेंगे तो भी हम सही आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, डैश का उपयोग सुगंध संकेतक मीन्स जो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है? वनीला, इमली, आंवला, फिटकरी। तो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स कब यूज़ करते हैं? जो लोग देख नहीं सकते तो वो स्मेल करके पता कर लेते हैं, तो इस वजह से ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स का उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो जिनमें बहुत तेज़ खुशबू आती हो उस टाइप के, तो हमारा कौन सा यूज़ होता है इसमें? वनीला। और एक और भी होता है अनियन भी यूज़ करते हैं और वनीला भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का उपयोग करता है? कि जो कहते हैं ना जैसे सीआईडी में आता है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी जाती है कि उसमें देखते हैं उसकी डीएनए टेस्टिंग होती है मैच करने के लिए, तो वो उसके हेयर से भी हो सकती है या नेल्स से हो सकती है, इस टाइप से किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो उसको बोलते क्या है? डीएनए एडिटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए स्लाइसिंग या डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो उसको बोलते हैं हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मीन्स उसका मैच करना दूसरे से कि वो उसका सेम है या नहीं है। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए जो टीका था वो किसने दिया था? एडवर्ड जेनर, पर्ल कैड्रिक, रॉबर्ट कोच या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो किसने दिया था चेचक का टीका? एडवर्ड जेनर ने। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का। नेक्स्ट, डैश एक परजीवी पौधा है? इसमें हमें बताना है कि परजीवी मीन्स पैरासिटिक बोल सकते हैं कि वो कौन सा प्लांट है? आर्किड, टीक, लीच, कस्कुट। तो इसमें कौन सा परजीवी पौधा होता है? वो होगा कस्कुट। कस्कुट के नाम से ही अजीब लग रहा होगा लेकिन जो कस्कुट होता है उसी को हम बोलते हैं अमरबेल या फिर तो कस्कुट को हम अमरबेल या फिर आकाशबेल कुछ भी बोल सकते हैं। और जो इसकी जो लत मतलब जो इसकी स्टेम होती है और जो इसका बीज होता है उसका यूज़ औषधि के रूप में किया जाता है। और परजीवी पौधे होते कौन से हैं? जो किसी और पर निर्भर रहते हैं मीन्स जैसे वो किसी और चीज़ पर चिपके हुए रहेंगे। तो ये जो कस्कुट होता है ये बबूल या कीकर इनकी जो जाल में लिपटा रहता है तो ये उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उनको बोलेंगे पैरासिटिक या परजीवी पौधा। नेक्स्ट, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? गले का एक जो फैला हुआ ये होता है ना कि जैसे जैसे लड़कों की एक
एज बड़ी होती चली जाती है तो इनमें जो चेंजेस आते हैं लड़कों में ये होता है कि जो उनकी आवाज़ होती है वो भारी होने लगती है। तो वो उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? लॉरेक्स, ग्रसनी, टेस्टोस्टेरोन या एडम का सेव मीन्स एडम्स एप्पल। तो जो आवाज़ को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है वो क्या होता है? एडम्स एप्पल। नेक्स्ट, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण इसका प्रयोग जेली जैम मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। इसमें बताना है इन सब में से किसका यूज जेली जैम मुरब्बे बनाने में किया जाता है? पेप्टाइड, पेप्टोन, पैक्टिन, लैक्टोज। तो जो जेली जैम मुरब्बे बनाने में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है पैक्टिन का। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा सत्य नहीं है? इसमें हमें बताना है कि अर्धसूत्रण के लिए क्या ठीक नहीं है, मतलब कौन सा ट्रू नहीं है। अर्धसूत्रण को इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस, मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो फर्स्ट है हमारा अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये हमें पता ही चल रहा है। जब ये अर्धसूत्रण है मीन्स आधा आधा डिवाइड होगा तो 2 चरणों में होता है, ये ठीक है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। जब वो आधे आधे में डिवाइड होगा तो उसकी संख्या दुगनी नहीं आधी हो जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं के जो जीन है वो परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। तो इसमें यह जो पेरेंट्स के होते हैं जीन, जो बेबी होगा वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, ये भी ठीक है। जनन ग्रंथि या गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी ठीक है। तो इसमें जो मेन है ये होगा कि वो दुगनी नहीं उसकी संख्या आधी हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।